तो आपके प्यारे से, आप सभी के प्यारे से चैनल हमारे JR कॉलेज में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पे 11th और 12th के लिए एक न्यू और एक फ्रेश बैच शुरू किया हुआ है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, और मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैंने स्टार्ट कर दिया था हमारे 11th बायोलॉजी का जो लेसन नंबर 2 है वो स्टार्ट कर दिया था, दैट इज सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सही है, और हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज। इसका मतलब ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो जिसने नहीं देखा है जरूर से जाके वो 2 लेक्चर जरूर से देख लेना। ठीक है, आज हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे? तो आज हम लोग बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, कि कैसे आगे चल के R.H. विटेकर ने, ठीक है, विटेकर द साइंटिस्ट जिसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, और उसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आज तक हम सभी लोग मान रहे हैं। ठीक है, तो आज इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करें वीडियो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों को बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को मिलने वाले हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, इस पूरे सेशन के थ्रू कोई डाउट है, पूरे बायोलॉजी में कोई डाउट आता है, तो आप लोग डायरेक्ट आके मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। सही है, आ सकते हैं वहां पे मुझसे बातें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फीडबैक देना होगा तो वो भी मुझे वहां पर आप दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी किसने थी? आप लोगों को नाम याद होना चाहिए, दैट इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड R.H. विटेकर। ठीक है, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। उन्होंने हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। अब हम लोग को पता है, लास्ट वाला लेक्चर जिसने देखा लेक्चर नंबर 2 उसको पता है कि किंगडम क्या होता है, फिर किंगडम आगे चल के फाइलम्स में डिवाइड होता है, फिर फाइलम आगे चल के सब फाइलम में डिवाइड होता है। ऐसे बहुत सारे हम लोग ने क्लासेस देखे थे ना, तो वही क्लासेस का डिवीजन किसने दिया था? हमारे R.H. विटेकर अंकल ने। सही है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? देखो, उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा था डिवीजन का वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड था। जो ऊपर ऊपर के क्लासिफिकेशन है ना, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड क्राइटेरिया उन्होंने रखा था। तो अगर आपको क्राइटेरिया पता करना है तो आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग पढ़ सकते हो। साथ ही साथ क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद न्यूट्रिशन कैसा होता है, ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक 1 बाय 1 करके। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है क्या। तो इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम में, इस पूरे दुनिया की जितनी भी स्पीशीज है ना, उन सारे स्पीशीज को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, 5 किंगडम के अंदर क्लासिफिकेशन कर दिया। सबसे पहला जो किंगडम था, इट इज द किंगडम मोनेरा। ठीक है, जो सबसे पहला किंगडम था, इट इज द किंगडम मोनेरा। फिर सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड किंगडम उन्होंने क्या बोला? प्रोटिस्टा को बोला। ठीक है, उसके बाद हमारा था प्लांटेई, फिर फंगाई या फिर फंजाई आप बोल सकते हो, और लास्ट किंगडम इज द एनिमेलिया। एनिमेलिया। ठीक है, सो दिस इज द ऑल टोटल 5 किंगडम जो किसने दिया था? हमारे R.H. विटेकर भाई साहब ने। इन्होंने क्या बोला कि मैंने किंगडम्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला क्या है? मोनेरा। ठीक है, फिर हमारा है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बाद आता है किंगडम प्लांटेई, उसके बाद आता है किंगडम फंजाई, और लास्ट है हमारा किंगडम एनिमेलिया। अब इन्होंने किस बेसिस पे डिवीजन किया जरा समझो और देखो, इन्होंने किस बेसिस पे डिवीजन किया। इन्होंने देखो कुछ चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या होता है मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर का मतलब? हम लोगों को पता है भैया कि मल्टीसेलुलर मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हो और वो सारे सेल्स एक साथ फंक्शन कर रहे हो, जैसे हम ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हमारे अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो एक सिंगल सेल के होते हैं, और वो सारी जो प्रोसेस है उनकी डाइजेशन की, एक्सक्रीशन की, वो सबकी सारी की सारी प्रोसेस उस एक सेल के ही द्वारा हो रही है। तो ऐसे सेल को मैंने क्या बोलूंगा? ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलूंगा? यूनिसेलुलर। तो 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद 2 प्रकार के सेल होते हैं बच्चों, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक, और एक सेल होता है यूकैरियोटिक। अब इसका भी डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब क्या? प्रोकैरियोटिक एक ऐसा सेल होता है जो बहुत ही प्रिमिटिव होता है, जो सबसे पहले फॉर्म हुआ था, और इसके पास ना ही कोई सेल ऑर्गेनेली होता है। ठीक है, कोई भी सेल ऑर्गेनेली इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी अपरेटस, कुछ नहीं प्रेजेंट होगा ऐसे सेल में। ठीक है, ऐसे सेल के अंदर कुछ नहीं प्रेजेंट होगा। सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा,
और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती। जैसे हम लोग ने सेल में देखा है ना कि बीच में न्यूक्लियस होता है, साइड साइड में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो इसका जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म में कहीं भी पड़ा रहता है। इसके पास सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली होती है, इस प्रोकैरियोटिक के पास सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, और दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 70S और एक 80S टाइप का। सही है, तो हम लोग बोलेंगे इसके पास 70S वाला राइबोसोम है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास 70S वाला राइबोसोम होता है। सही है, वही अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो यूकैरियोटिक इज द एडवांस टाइप ऑफ सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या है, एक एडवांस सेल है जो हमारे पास है। ठीक है, हमारा जो सेल है इट इज अ यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोटिक मतलब क्या, इसके पास सारे के सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी एपरेटस होगा, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। सही है, ऐसे बड़े सारे जितने भी सेल ऑर्गेनली आप लोगों ने पढ़े हैं ना, वो सब कुछ किसके पास होता है, यूकैरियोटिक के पास होता है। साथ ही साथ इसके पास राइबोसोम भी होता है, वो भी 80S वाला। ठीक है, इसके पास 70S का राइबोसोम था, इसके पास 80S का राइबोसोम था। देखो दो अलग अलग टाइप्स का राइबोसोम है, एक थोड़ा सा प्रिमिटिव है, एक थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। राइबोसोम मतलब क्या होता है, जो आरएनए से बनता है। आरएनए पढ़ा होगा ना आप लोगों ने 10वीं में कि व्हाट इज मीन बाय प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, प्रोटीन मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। सही है, तो वो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, एक टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए। तो आरआरएनए से आगे चल के राइबोसोम बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? और आपको पता होना चाहिए दैट इज न्यूट्रिशन। कौन सा प्लांट किस प्रकार से न्यूट्रिशन ले रहा है। ठीक है, कौन सा प्लांट किस प्रकार से न्यूट्रिशन ले रहा है। तो न्यूट्रिशन के मेनली दो टाइप होते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये दोनों वर्ड आप लोग ने ऑलरेडी सुना होगा कहीं ना कहीं। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या, जो खुद का खाना खुद से प्रिपेयर करे, जैसे प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं अगर मैं बात करूं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या, जो खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड हो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, दूसरे प्लांट्स को मार के खा जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक। तो प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉपिक, और अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक का एग्जांपल दूं, वी आर। ठीक है, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक है। हम लोग क्या खुद का खाना ऐसे खुद धूप में खड़े होकर बना सकते हैं क्या, नहीं। सही है, हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग किसी प्लांट को तोड़ते हैं। ठीक है, उसकी सब्जी बनाते हैं, नहीं तो कोई एनिमल को काटते हैं। सही है, उसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेनली हम लोग क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मतलब हम लोग अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। तो मेनली इतनी क्राइटेरिया रखी आर.एच. विटेकर ने, और उन्होंने इस बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, ध्यान से देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, जो सबसे प्रिमिटिव है वो यहां पे रख दो। मतलब जो यूनिसेलुलर है, ठीक है, जो यूनिसेलुलर है वो आ गए मोनेरा में। मोनेरा आर द यूनिसेलुलर। साथ ही साथ जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और यूनिसेलुलर है, उनको सबको किस में रख दिया, मोनेरा के अंदर। ठीक है, उनको सबको किस में रख दिया, उसको मोनेरा के अंदर। तो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ गए वो सारे के सारे क्या हो गए, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक। बाकी के सारे बचे हुए ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, दीज आर ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब आगे क्या है, देखो अब कैसे क्लासिफाई करेंगे भैया। अब आगे क्लासिफिकेशन हुई ऑटोट्रॉपिक और नहीं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का ऑर्गेन। यहां पे इन्होंने क्या बोला, जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। ठीक है, प्रोटिस्टा इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर तो है बट उसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक इन नेचर है, तो भैया उसको डाल दो अपन प्रोटिस्टा में। ठीक है, उसको किसमें डाल दो, प्रोटिस्टा में। क्लियर है, समझ में आ गया? सो ये दो क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। विटेकर ने क्या बोला कि जो भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है उसको डाल दो मोनेरा में, जो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है उसको डाल दो प्रोटिस्टा में। सही है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट इसके आगे ये जो तीनों ऑर्गेनिज्म है, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है। तो इसके लिए हमें क्राइटेरिया एक और बढ़ानी पड़ी। हम लोग ने एक नई क्राइटेरिया लाई, दैट इज न्यूट्रिशन की, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। अब दो प्रकार की न्यूट्रिशन है, एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। तो इन्होंने क्या बोला कि जो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक है, साथ ही साथ जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, जो यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, साथ ही साथ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है, उसको डाल दो किंगडम प्लांटेई में। ठीक है, उसको किसमें डाल दो, किंगडम प्लांटेई में। अब बाकी क्या बचे, फंगाई और एनिमेलिया। अब फंगाई और एनिमेलिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूकैरियोटिक है
और मल्टी सेलुलर है, साथ ही साथ हेटेरोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब हेटेरोजोइक में भी दो प्रकार होते हैं बच्चों, ठीक है। कहां है स्पेस, यहां देखो, यहां बताता हूं आप लोग को। अगर आप हेटेरोट्रॉफिक को देखो तो हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, दूसरे का खाना चुरा के खाना, सही है, दूसरे का खाना चुरा के खुद खा जाना, इसको हम लोग हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते हम लोग, सही है। तो इसमें क्या होता है, दो टाइप होता है हेटेरोट्रॉफिक, एक होता है बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान से देखेंगे, एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो होलोजोइक में क्या होता है, जैसे हम लोग कैसे खाना खाते हैं, हम लोग नॉर्मली जो फूड मॉलिक्यूल है उसको खा लेते, ठीक है, और उसका डाइजेशन कहां होता है, हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारे स्टमक के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम जो होंगे वो उस फूड मॉलिक्यूल के ऊपर सिक्रेट होंगे और वो हमारे फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे टाइप की डाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं एक दूसरा होता है बच्चों सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मतलब क्या होगा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने जितने भी एंजाइम्स है, ठीक है, अपने जो एंजाइम्स है वो किसी फूड मॉलिक्यूल के ऊपर डाल रहा है पहले, सही है, और उसको एक्सटर्नली एक्सटर्नली डाइजेस्ट करवा रहा है, ठीक है। उसका डाइजेशन कहां हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, और जब वो पूरे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा सूप सा बन जाएगा, फिर वो क्या कर लेगा, उस डाइजेस्टेड फूड को खा लेगा। समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ही अजीब टाइप का डाइजेशन हम लोग को देखने मिल रहा है, अजीब टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने मिल रहा है। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। और मोस्टली जितने भी फंगाई है वो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं और जितने भी एनिमेलिया है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, ठीक है। तो विटेकर भाई साहब ने क्या बोला कि भैया जो, ध्यान से सुनो, जो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर है, साथ ही साथ जिसके पास यूकैरियोट है, जो यूकैरियोटिक सेल है, साथ ही साथ जो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है उसको डाल दो आप किसके अंदर, फंगाई के अंदर। साथ ही साथ अगर एनिमेलिया की बात करें तो इसमें क्या है, दीज आर द मल्टी सेलुलर, सही है, दीज आर द यूकैरियोटिक सेल एंड साथ ही साथ दे हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इनका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको किस में डाल दो, किंगडम एनिमेलिया के अंदर, ठीक है, कि उसको किस में डाल दो, किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तो मोस्टली ये कुछ उन्होंने क्राइटेरिया रखा किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, किंगडम्स को क्लासिफाई करने के लिए कुछ ऐसा क्राइटेरिया उन्होंने रखा। सबसे पहले उन्होंने मोनेरा बताया, ठीक है, मोनेरा में कौन सा ऑर्गेनिज्म को डाला जाएगा भैया, जो यूनिसेलुलर है, साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, जो प्रोकैरियोट है और यूनिसेलुलर है उसको किस में डाल दो, मोनेरा में। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में जो यूनिसेलुलर है लेकिन अब आ गया यूकैरियोटिक, ठीक है, जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है उसको आप किस में डाल दो, प्रोटिस्टा में डाल दो, वो प्रोटिस्ट हो गया। उसके बाद क्या है, प्लांटी, ठीक है, प्लांटी में अब नहीं, देखो अब यहां से सारे के सारे मल्टी सेलुलर है और सारे के सारे यूकैरियोटिक है, तो अब हमें डिवाइड करने के लिए कुछ नया मोड लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने क्या डाल दिया, दैट इज न्यूट्रिशन डाल दिया कि कोई कौन कैसे खाना खा रहा है, ठीक है, कैसे कोई अपना न्यूट्रिशन ले रहा है उसके हिसाब से। तो दो प्रकार के न्यूट्रिशन है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेटेरोट्रॉफिक, सही है। तो अगर ऑटोट्रॉफिक की बात करूं तो प्लांटी, मोस्टली जितने भी प्लांटेज होते हैं, ऑलमोस्ट जितने प्लांटेज होते हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक्स रहते हैं, ठीक है, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं सन से फोटोसिंथेसिस करके, सही है। तो ये किस में आ गए, ऑटोट्रॉफ्स में आ गए, सही है। उसके बाद जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते वो हो गए हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है, वो किस में हो गए, हेटेरोट्रॉफ्स में। अब हेटेरोट्रॉफ्स में भी दो प्रकार है, एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। होलोजोइक मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि जिसका डाइजेशन इंटरनल हो, जो अंदर डाइजेशन कर रहा है अपने बॉडी के, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और जिसका डाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर रिलीज कर रहा है फूड मॉलिक्यूल पे, फिर वो बाहर ही डाइजेस्ट कर रहा है और फिर उस चीज को सक करके अपने बॉडी के अंदर ले रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फंगाई क्या दिखाता है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उन्होंने क्या बोला कि जो भी सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है उसको डाल दो फंगाई में, और जो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखा रहा है उसको डाल दो एनिमेलिया में, सही है। इतना समझ में आ गया। अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, इनके अंदर भी है बच्चों, इनके अंदर भी है। मोस्टली जितने भी प्रोटिस्टा है, मोस्टली जो प्रोटिस्टा है दे आर फोटो सिंथेसिस, वो मोस्टली वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑलमोस्ट इस दुनिया का 60 to 70% फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्रोटिस्टा ही कर देते हैं। प्लांट तो फालतू में बदनाम है, मोस्टली कितना कौन कर देता है, ऑलमोस्ट 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रोटिस्टा ही कर देते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनके अंदर भी बिलोंग करती है, और इसमें भी बहुत सारे हेटेरोट्रॉफिक्स भी है, बहुत सारे फोटोट्रॉफिक्स भी है, फोटोसिंथेसिस करते हैं जो, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक्स भी है। अब एक नई चीज होती है, एक फोटोट्रॉफिक्स होता है और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक्स होता है, ठीक है, एक फोटोसिंथेसिस और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक्स। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक्स मतलब क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, जो अपना खाना
खुद बना रहा है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके वो खुद का खाना खुद बना रहा है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो एकदम जमीन के नीचे प्रेजेंट है, एकदम जमीन के अंदर अंदर प्रेजेंट है। हम लोग वो लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो एकदम अगर जमीन के अंदर अंदर है तो वहां तक तो सनलाइट पहुंच नहीं पा रही, सही है, तो वो कैसे अपना फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन बोल रहा हूं, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन गेन करेंगे, तो वो करते हैं बच्चों कीमो ऑटोट्रॉपिक। अब कीमो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन चलेगा और उस केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो उस एनर्जी को पकड़ेंगे, सही है, और उसको यूज करेंगे एज देयर फूड सिंथेसिस, ठीक है। जैसे और फोटोसिंथेसिस वाले क्या कर रहे थे? सन की एनर्जी को यूज कर रहे थे, यहां पे एक केमिकल की एनर्जी को यूज करेंगे। कोई भी केमिकल जब चलेगी तो वहां से जो भी एनर्जी निकलेगा उस एनर्जी को यूज करके, ठीक है, उस एनर्जी को यूज करके ये क्या करेंगे? अपना खाना प्रिपेयर करेंगे। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। समझ में आए भाई? ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स तो है बट ये केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे नोन एज कीमो ऑटोट्रॉपिक्स। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात कर रहे हैं हर एक फाइलम के बारे में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम मोनेरा के बारे में, ठीक है, सॉरी किंगडम मोनेरा के बारे में। पूरा का पूरा किंगडम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं लिख कर लाया हूं वो डिस्कस करेंगे, और भी कुछ एडिशनल चीजें वो हम लोग बातें करेंगे। सबसे पहला क्या है? अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करूं तो दीज आर यूनिसेलुलर विथ प्रोकैरियोटिक सेल। अभी मैंने आप लोगों को बताया किंगडम मोनेरा, यहीं पे मैंने आप लोगों को बताया ना, दैट किंगडम मोनेरा इज अ यूनिसेलुलर विथ प्रोकैरियोटिक सेल। सही है, तो सबसे पहला पॉइंट आपका बन गया। जब आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में आप लोग ये पॉइंट्स यूज कर सकते हो, बस इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख देना। तो सबसे पहला क्या बन गया? दैट इज इट इज द यूनिसेलुलर विथ प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद दे आर ओमनी प्रेजेंट। अब व्हाट इज मीन बाय ओमनी प्रेजेंट? ओमनी प्रेजेंट मतलब बच्चों ये हर जगह आपको दिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको टेरेस्ट्रियल में दिखेंगे, या आपको पानी में भी दिख सकते हैं, दे आर एक्वाटिक ऑल्सो, ठीक है, या आपको जमीन पे भी दिखेंगे, या आपको माउंटेन की बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे भी दिख सकते हैं, सही है, और बहुत जगह ये आप लोगों को जमीन के अंदर भी मिलेंगे। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, जहां पे भी आप जा सकते हो, जहां तक आप नहीं पहुंच सकते वहां तक ये किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स है वो पहुंच सकते हैं। सही बात है, तो दे आर ओमनी प्रेजेंट। उसके बाद क्या लिखा मैंने? फ्यू आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कुछ कुछ क्या होते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में दो प्रकार है, एक फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक कीमो ऑटोट्रॉप्स। बताया मैंने आप लोग को। फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो सनलाइट की एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी यूज कर रहे हैं, दे आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स। वहीं कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? जो केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां से कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को रिलीज करके वो क्या कर रहे हैं? अपना फूड का प्रपोर्शन या फिर अपना फूड बना रहे हैं। सो फ्यू आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ ही ऑटोट्रॉप्स है जिसमें से दोनों प्रेजेंट है, फोटो ऑटोट्रॉप्स भी और कीमो ऑटोट्रॉप्स भी है, सही है। एंड मेजोरिटी, ठीक है, ज्यादातर ज्यादा क्या है? ये हेटेरोट्रॉपिक्स है। मतलब ज्यादातर ज्यादा ये क्या है बच्चों? हेटेरोट्रॉपिक्स, मतलब दूसरों का खाना चुराने वाले। कुछ ही है इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस या फिर कीमो ऑटोट्रॉपिक करते हैं, बाकी सारे के सारे क्या है? हेटेरोट्रॉपिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनका डीएनए, तो बच्चों इनका डीएनए ना सर्कुलर फॉर्म में होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल, तो इनके पास कोई भी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो इनका जो डीएनए है वो नॉर्मली ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। सो इनका जो डीएनए है वो ऑलमोस्ट कैसा होता है? सर्कुलर शेप का होता है, और इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस शेप को, इस वाले डीएनए को, डीएनए यहां पे लिखना चाहिए, डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। उसके बाद दे हैव अ प्लाज्मिड। अब व्हाट इज मीन बाय प्लाज्मिड? प्लाज्मिड बच्चों एक डीएनए जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये और बहुत सारे फंक्शन में यूज होता है। जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बीमारी हो गई, सही है, अगर आपके बॉडी में समझ लो कोई किंगडम मोनेरा वाला कोई जो बैक्टीरिया वो घुस गया, अब आपको कोई बीमारी हो गई, अब आपको इस ऑर्गेनिज्म को मारना है तो आप कोई दवा खाओगे, कोई एंटीबायोटिक खाओगे। अब एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए, ठीक है, उस एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए भी कुछ डीएनए के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इस किंगडम मोनेरा के पास। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, सही है। तो नॉर्मल डीएनए को छोड़ के जो अदर डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अगर मैं इसकी सेल वॉल की बात करूं तो इसकी सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है, इसकी सेल वॉल किससे बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? मेनली शुगर और अमाइनो एसिड से बना हुआ है,
ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? मेनली शुगर और अमाइनो एसिड से बना हुआ कंपाउंड है। फिर अगर मैं बात करूं, देखो इसका राइबोसोम, मैंने आप लोगों को बताया जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका राइबोसोम क्या होता है? 70S। ठीक है, उनका राइबोसोम क्या होता है? 70S। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे, उनका जो उसका जो राइबोसोम है वो हमेशा 70S होगा, और जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका जो राइबोसोम होगा वो 80S होगा। सही है, तो दीज आर द 70S। समझ में आ गया? एंड दे मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, मोस्टली ये क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। मोस्टली फ्रेगमेंटेशन करेंगे, ठीक है, बाइनरी फिजन करेंगे। कौन करेगा? अपने मोनेरा वाले। अब देखो मोनेरा भी बड़े सारे टाइप्स के होते हैं, इनका शेप बच्चों बहुत अलग अलग होता है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ शेप बनाने का ट्राई किया। सबसे पहला है राउंड शेप, ठीक है, एकदम राउंड सा शेप है, स्पेरिकल शेप है, इसको हम लोग कहते हैं कॉकस। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉकस। उसके बाद थोड़े से इलांगेटेड राउंड, दिख रहा है, थोड़ा सा इलिप्टिकल जैसा शेप है इसका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉकोबैसिला। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉकोबैसिलस। उसके बाद कुछ इस शेप का बैक्टीरिया है, इसे हम लोग कहेंगे वाइब्रो। और फिर यहाँ पे रॉड शेप का बैक्टीरिया, इसे हम लोग कहेंगे बैसिलस। सही है, बहुत सारे ना, जैसे लैक्टोबैसिलस, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बैक्टीरिया। उसके बाद फिर जो ऐसे देखो, ऐसे करके स्पेरिकल शेप में प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऐसे राउंड राउंड शेप में प्रेजेंट होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज स्पाइरम। और अगर आप लोग अगर देखो आप लोगों को ये दोनों स्ट्रक्चर सेम लग रहा होगा, सेम नहीं है। देखो ये 2D स्क्रीन है ना, अगर आप लोग इमेजिन करो तो एक रिंग को इमेजिन करो, रिंग, या फिर एक स्प्रिंग को इमेजिन करो, स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग कैसा होता है? ऐसे गोला गोला ऐसे घूम के आता है। सही है, जैसे डबल हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर किसका होता है? स्पाइरोचिलेट का। ठीक है, स्पाइरोचिलेट का स्ट्रक्चर होता है कुछ वैसा ही। फिर अगर मैं बात करूं, इसके टोटल 3 डिवीजन है। जो किंगडम मोनेरा है ये आगे चल के 3 डिवीजन में, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला क्या है? एक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद है यू बैक्टीरिया, और उसके बाद है दैट इज मायोप्लाज्मा। ठीक है, तो टोटल 3 प्रकार के बैक्टीरिया है, 3 प्रकार का डिवीजन है किसके अंदर? आपके मोनेरा के अंदर। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और मायोप्लाज्मा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके धीरे धीरे हर एक चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है? दैट इज आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया बच्चों बहुत ही अलग अलग शेप के होते हैं। ठीक है, इनका जो शेप है ये बहुत ही अलग अलग स्ट्रक्चर के प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने लाइन क्या लिख दिया? दैट इज दे हैव द वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। उसके बाद दूसरी अगर मैं बात करूं, दे आर एक्सट्रीमोफिल्स। ठीक है, एक्सट्रीमोफिल्स का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही एक्सट्रीम जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनोस के अंदर। ठीक है, वॉल्केनोस के अंदर आपको ये आर्की बैक्टीरिया देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दे आर एक्सट्रीमोफिल्स, बहुत ही एक्सट्रीम जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड और है, एक है हैलोफिल्स और एक है थर्मोफिल्स। हैलोफिल्स का मतलब क्या है? हैलोफिल्स मतलब ऐसे जगह पे अगर आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा जहां पे सैलिनिटी ज्यादा है, मतलब जो वाटर है वो बहुत ज्यादा सलाइन है, जिसके अंदर नमक की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर ऐसे जगह पे कोई भी आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज हैलोफिल्स। ठीक है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जगह कोई प्रेजेंट होगा, जैसे कोई वॉल्केनो है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज थर्मोफिल्स। सही है, समझ में आ रही बात? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो मोनेरा किंगडम है ये ऐसी किंगडम है ना बच्चों, जो 5 एक्सटिंक्शन जो हुए ना बहुत बड़े बड़े, उसको भी सर्वाइव कर गया है, इतने एक्सट्रीमोफिल्स है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूं, सो दीज आर द कुछ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कैटल्स की बॉडी में। कैटल्स की बॉडी में कुछ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जो जनरली उनका जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे मीथेन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मीथेन इज अ बायोगैस, जो बनाने में कौन हेल्प करता है? कुछ मिथानोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? कैटल की बॉडी में। ठीक है, और ये सारे के सारे टाइप है किसके? आर्की बैक्टीरिया के। क्लियर है? आर्की बैक्टीरिया समझ में आ गया। दूसरा है जो थोड़ा बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, दैट इज यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया, यू वर्ड का ही मतलब होता है बच्चों ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ऐसा बैक्टीरिया जो असल में बैक्टीरिया कहलाया जा सकता है, इट इज नोन एज यू बैक्टीरिया। इसका शेप और साइज कुछ उस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्या है? सबसे पहली लाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, सही। उसके बाद नेक्स्ट है, इसका जो सेल वॉल है ये बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का। जैसे मैंने आप लोगों को किंगडम मोनेरा में बताया था, सेम टू सेम इसका जो सेल वॉल है वो किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकन का। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? 2 चीज से बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, एक शुगर और एक अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड की सेल वॉल इसके अंदर लगी हुई है। उसके बाद मैं बात करूं ऑटोट्रॉप्स की। ठीक है, दे आर जनरली ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स। आपको ऑटोट्रॉप्स भी मिलेंगे और हेटेरोट्रॉप्स भी मिलेंगे। ऑटोट्रॉप्स में भी फोटो ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे और कीमो ऑटोट्रॉप्स मिलेंगे। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सनलाइट की एनर्जी को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। और कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल रिएक्शन से, जब केमिकल रिएक्शन चल रहा है ना उससे जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है उससे जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी का यूज करके वो लोग अपने
में फूड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दीज आर द टोटल ऑटोट्रॉप्स, और कुछ इसमें से हेटेरोट्रॉप्स भी हैं, ठीक है, कुछ इसमें से हेटेरोट्रॉप्स भी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं, दे हैव द फिलामेंटस बॉडी, ठीक है, इनका जो बॉडी होता है उसमें बड़े सारे फिलामेंट प्रेजेंट हो सकते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सके, सही है, फिलामेंटस बॉडी की वजह से। एंड दे आर मोस्टली दे आर फ्री लिविंग और फ्रेश लिविंग, हम लोग बोल सकते हैं कि वो लोग आपको बाहर साइड ही देखने के लिए मिलेंगे, फ्रेशली देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं ऑटोट्रॉपिक्स की बात करूं तो इनके पास कौन कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल, ठीक है। ज़ैंथोफिल भी एक टाइप का क्या है, पिगमेंट है जो मोस्टली ऑरेंज कलर देता है, सही है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और ज़ैंथोफिल ये कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके पास, यू बैक्टीरिया के पास। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, सो फिलामेंट हैव हेटेरोसिस्ट। अब देखो फिलामेंट मतलब क्या हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ये बटा हुआ है। अब इस छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे बच्चों हेटेरोसिस्ट। अब इस हेटेरोसिस्ट का फंक्शन क्या है, ये जो हेटेरोसिस्ट है बच्चों ये मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन के में काम आता है। अब देखो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हम सारे ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि हमारा डीएनए भी नाइट्रोजन से बना हुआ है, हमारे प्रोटीन से वो भी नाइट्रोजन से बने हुए, तो सबके अंदर नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसीलिए इनके बॉडी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर लगा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेटेरोसिस्ट। और ये जो है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये जो बॉडी पार्ट है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, किसकी, यू बैक्टीरिया की। क्लियर है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है इन हेटेरोफिल्स। अगर मैं हेटेरोफिल्स की बात करूं तो दे आर मोस्टली डिकम्पोजर, ठीक है। अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक्स की बात करूं जो दूसरे का खाना खुद खा रहे हैं ना, तो इसमें से मोस्टली दे क्या है, डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स क्या है, देखो डिकम्पोजर मतलब ऐसे बैक्टीरिया जब भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म या दूसरा कोई पेड़ जब मर जाएगा, डेड हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी को आपने देखा होगा ना, बहुत सारे उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं जो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, सही है। तो वही ऑर्गेनिज्म से जो कौन करता है, यू बैक्टीरिया, ठीक है, इसीलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये कहां कहां तक फैले हुए हैं, देखो इनकी अवेलेबिलिटी कहां कहां तक है। ये मिल्क कडलिंग में भी यूज करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, अगर आपको दूध का दही बनाना है तो उसके अंदर भी एक बैक्टीरिया होता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस, ठीक है। वो बैक्टीरिया वो भी किसके अंदर आता है, यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी दैट इज एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है जो कहां प्रेजेंट होता है, जितने भी जो दाल वाले प्लांट होते हैं ना उसके रूट पे से छोटे छोटे नॉट्स लगे होते हैं। अगर आप दाल वाले प्लांट्स का रूट देखोगे तो इससे छोटे छोटे नॉट्स प्रेजेंट होते हैं, तो रूट नॉट बोलते हैं। इसके ऊपर एजोटोबैक्टर प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब क्या, कि जो एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, उसको फिक्स कर देना एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, एज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसको वो लोग फिक्स करते हैं किस फॉर्म में, NH2 के फॉर्म में, ठीक है, किस फॉर्म में फिक्स करते हैं, NH2 के फॉर्म में। क्लियर है, समझ में आ गया। बहुत बड़े सारे फॉर्म होते हैं लेकिन मोस्टली इस फॉर्म में फिक्स किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूं, एंटीबॉडीज में भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे यू बैक्टीरिया है जो एंटीबॉडीज के लिए भी हेल्प करते हैं। कौन कौन से, देखो हम लोग ने सुना है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस हम लोग ने सुना होगा जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में पड़ता है, सही है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया जो ऑयल स्पिलेज या फिर ऑयल डिग्रेडेशन में भी हेल्प करते हैं। आप लोग ने सुना होगा कि कोई शिप जा रही है ओशन में और वो डूब गई, तो उसके अंदर जो भी ऑयल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, जिससे वो चल रही थी, वो क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे ओशन के सरफेस में फैल जाएगा, सही है। क्योंकि देखो ऑयल जो होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है वाटर से, सही है, और ऊपर से वो जो ओशन का वाटर है वो तो सलाइन वाटर है ना, उसके अंदर और ज्यादा क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, तो उसकी डेंसिटी और ज्यादा हो गई। साथ ही साथ उसके सरफेस के ऊपर ऑयल अगर आ गया तो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स है, जो अपना एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, सही है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, डिसॉल्व फॉर्म में होता है वाटर के अंदर, तो वो ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज उस ऑयल की, उस ओशन के लेवल के ऊपर एक ऑयल की लेयर जम गई है। तो उसको डिग्रेड करने के लिए भी बहुत सारे यू बैक्टीरियम के अंदर जो बैक्टीरिया है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद ये तो कोई बड़ी अच्छी चीज है कि ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे अच्छे जगह यूज कर रहे हैं। कुछ इसमें से पैथोजेंस भी है बच्चों, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया इसमें से पैथोजेंस भी है। पैथोजन मतलब क्या, ऐसे बैक्टीरिया जो डिजीज कॉज करे, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो आपके बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। कौन कौन से डिजीज है, देखो टाइफाइड सुना होगा आप लोग ने, सैल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया आता है वो कॉज करता है ना। उसके बाद क्लोरेला, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई, वो क्या कॉज करता है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, ठीक है, टिटनेस, ऐसे बड़े सारे डिजीजेस हैं जो कौन कॉज कर रहा है, इस यू बैक्टीरिया के अंदर के ऑर्गेनिजम्स कॉज कर रहे हैं, सही है। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी है और बहुत सारी बीमारियां भी हमको कॉज कर देते हैं कभी कभी। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा एक छोटा सा ग्रुप दैट इज माइकोप्लाज्म, ठीक है। अब माइकोप्लाज्म के बारे में साइंटिस्टों को भी इतना ज्यादा पता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहला ही लाइन लिखा हुआ है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में ये सबसे छोटे छोटे हैं, इसीलिए इनको जल्दी मिलते नहीं है, इनके बारे में बहुत ही कम नॉलेज है अभी तक हमारे पास, सही है। सो सबसे पहला ये दे डू नॉट हैव सेल वॉल, ठीक है, इनके अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, कोई भी सेल वॉल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा क्या है, दीज आर द पैथोजेनिक, सेम टू सेम पैथोजन मतलब क्या समझ में आ गया कि जो डिजीज कॉज करते हैं। और लास्ट क्या है, दे हैव द रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक, जो भी कॉमन एंटीबायोटिक है हमारे पास, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, उससे इनके बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पैदा होता, मतलब उसके रेजिस्टेंस है इनके बॉडी में, अवेलेबल है। अब मैंने आपको बताया था कहां पे प्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस, प्लाज्मिड नाम के स्ट्रक्चर में। प्लाज्मिड नामक एक स्ट्रक्चर होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, और ये प्लाज्मिड हेल्प करता है बहुत सारे अलग अलग चीजों से रेजिस्टेंट पाने में, सही है। तो ये प्लाज्मिड समझ में आ गया। उसके बाद ये इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। अब देखो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे। पहली बात जो यूनिसेल्युलर है, कौन बताया था ये हम लोग को, आर.एच. विटेकर, सही है। आर.एच. विटेकर ने हमको बताया था कि जो भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर होगा उसको आप किस में कंसीडर कर दो, प्रोटिस्टा में। साथ ही साथ इनका जो सेल है, दिस सेल आर द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, यूकैरियोटिक सेल एक ऐसा टाइप ऑफ सेल है जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होंगे, साथ ही के साथ उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ उसका जो राइबोसोम है, उसका जो राइबोसोम है वो किस प्रकार का होगा, ATS, 70 लिख दिया मैंने, ATS टाइप का, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स थे उनके अंदर 70S का था, और इनके अंदर राइबोसोम किस प्रकार का है, ATS। ये कुछ फीचर्स है आपके यूकैरियोटिक सेल्स के, सही है। अब इसमें भी बड़े सारे डिवीजन है, 3 डिवीजन हम लोग को मोस्टली पढ़ने। सबसे पहले अपना क्राइसोफाइट्स, ठीक है। अब क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइसोफाइट्स जनरली प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, ऐसे प्रोटिस्टा होते हैं जो जनरली प्लांट की तरह दिखते हैं, उनका फीचर थोड़ा, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थोड़े थोड़े प्लांट की तरह मिलते हैं, ठीक है। सो दीज आर आल्सो नोन एज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और इनको फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है, ये भी इनका नाम है, बहुत ही फेमस नाम है, जरा ध्यान रखना अपने एग्जाम में, सही है। फाइटोप्लैंक्टन भी इनको कहा जाता है, दीज आर द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। अब देखो प्लांट लाइक है, ठीक है, तो प्लांट क्या करते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं ना, तो ये भी क्या है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। प्लांट भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस ना, और उन्हीं की तरह ये भी दिखते हैं, तो ये भी जनरली क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा क्या है, मेजर पार्ट आर इन द ओशन, ठीक है, इनके जो ज्यादा पार्ट है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो अपने क्राइसोफाइट्स है वो ज्यादातर आपको कहां मिलेंगे, ओशंस के अंदर मिलेंगे, ठीक है। कहां पे मिलेंगे आपको, ओशंस के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दे आर डाई एटम्स, ठीक है। अब डाई एटम्स मतलब क्या होता है, देखो डाई एटम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बड़े सारे शेप प्रेजेंट होंगे दुनिया में, जितने भी शेप आप इमेजिन कर सकते हो ना, जितने भी शेप, ठीक है, जितने भी शेप आप इमेजिन कर सकते हो उतने शेप के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेंगे ये, ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एटम्स। और इनका जो सेल वॉल है बच्चों, इनका जो सेल वॉल है वो बना हुआ है मोस्टली काइटिन से, ठीक है। इनका जो सेल वॉल है वो मोस्टली किससे बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। उसके बाद दे आर अवेलेबल इन द वाइड वैरायटी ऑफ शेप, वही मैंने तुम लोगों को बताया, क्योंकि डाई एटम से। उसके बाद एक वर्ड दिया आपकी बुक में, दैट इज डायएटमस अर्थ, ठीक है। डायएटमस अर्थ मतलब क्या होता है, देखो इनका जो बाहर की जो कवरिंग होती है ना वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है, ठीक है। इनकी जो बाहर की कवरिंग होती है सिलिका की, वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड होती है। तो उस कवरिंग के वजह से जो भी अगर ऑर्गेनिज्म मर गया, लेकिन उसकी कवरिंग जो होती है ना वो जल्दी डिग्रेड नहीं होती, ठीक है। इसकी जो कवरिंग है, आपकी बुक में फोटो दिया होगा, उस फोटो के अंदर देखो बड़े सारे टाइप्स के अलग अलग छोटे छोटे शेप्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं। वो सारे शेप्स क्या है, दीज आर द डायएटम्स के ऊपर वाली सिलिका की मेम्ब्रेन है, सही है। तो जो सिलिका की मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो सिलिका की मेम्ब्रेन है वो सारे के सारे जल्दी डिग्रेड नहीं होते, वो ऐसे ही रह जाते हैं अर्थ में, ठीक है, ऐसे ही रह जाते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डायएटमस अर्थ। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसका दूसरा टाइप है दैट इज प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स क्या थे, पिछले वाले जो थे दे आर प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स आर द मोस्टली एनिमल लाइक प्रोटिस्टा, ऐसे प्रोटिस्टा जो जनरली एनिमल्स की तरह दिखते हैं, एनिमल्स की तरह उनका थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो देखो हम लोग को पता है कि एनिमल्स में कभी भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सही है ना। हमारे अंदर सेल वॉल होती है क्या, नहीं, हमारे अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सही है। तो
एनिमल्स लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वही है, दे लैक ऑफ सेल वॉल, ठीक है, इनके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फिर दूसरा क्या है, दे शो लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन मतलब क्या, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब इनका लोकोमोशन कैसे होता है, इनका लोकोमोशन आप लोग ने स्नेल को देखा होगा, स्नेल देखा है, वो कैसे चलता है, ऐसे चल रहा है, फिर ऐसे से चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। ऐसा कुछ लोकोमोशन किसके अंदर देखने मिलता है आप लोग को, इस प्रोटोजोन्स के अंदर देखने मिलता है, ठीक है, इस प्रोटोजोन्स के अंदर आप लोग को देखने मिल रहा है। क्लियर है। उसके बाद दे आर मोस्टली फ्री, देखो कुछ कुछ इसमें से आप लोग को फ्री लिविंग भी देखने मिलेंगे, जो नॉर्मली ऐसे ऐसे जगह पे प्रेजेंट हो गए, ओशन में प्रेजेंट हो गए, सी में प्रेजेंट हो गए, ठीक है। जैसे एमीबा का एक एग्जांपल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं हम लोग एमीबा, बाइनरी फिजन में, सही है। तो एमीबा आर द मोस्टली फ्री लिविंग। उसके बाद अगर बात करूं, कुछ कुछ इसमें बच्चों एंडोपैरासाइट भी है। देखो पैरासाइट मतलब क्या, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, आप ही का न्यूट्रिशन खाएंगे और आप ही को डिजीज कॉज करेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपके बॉडी के ऊपर रहेंगे, ठीक है, आपके बॉडी को घर बना के रहेंगे, आप ही का न्यूट्रिशन आपके बॉडी से खाएंगे छीन छीन के, और आप ही को वापस बीमारियां देंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। अब पैरासाइट दो प्रकार के, एक या तो एंडोपैरासाइट, एक या तो एक्सोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या, जो आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर, सही है। जैसे हम लोग ने पढ़ा ना एस्कैरिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैसे ही कुछ पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ पैरासाइट्स हमारे बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा देखा होगा हमारे बालों में जुएं लग जाती है कभी कभी, तो वो भी क्या है, दीज आर आल्सो एक्सोपैरासाइट, जो हमारे बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, हमारे खून चूसती रहती है वो, और हमें बीमारियां देती है, सही है। तो जो प्रोटोजोन्स है उसमें कुछ कुछ एंडोपैरासाइट भी है, जैसे एंट एमीबा, ठीक है, एक एग्जांपल है एंट एमीबा, जो जनरली क्या कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमियाबिक डायसेंट्री, ठीक है, डायसेंट्री, सॉरी, एमियोबिक डायसेंट्री कॉज करता है, ठीक है, मेनली स्टमक रिलेटेड बीमारी है ये। उसके बाद सम आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, कुछ कुछ क्या होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जैसे एक एग्जांपल है आपका ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा नाम का एक एग्जांपल है जो एक बीमारी कॉज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो सोमा, सोमा से याद रख लो सोना, ठीक है, सोने से याद रख लो, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ये, ऐसे याद रख, ठीक है, कुछ ट्रिक्स बना लो अपने से। उसके बाद लास्ट है, देयर आर सम फ्लैजिलेटेड सिलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ भी है जिसमें आगे छोटे छोटे सिलिया लगी रहती है, जिसके वजह से वो मूव कर सकते हैं, सही है। और इसका एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल है पैरामीशियम, सुना ही होगा आप लोगों ने नाम, ठीक है, पैरामीशियम आर द एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोआ। क्लियर है, ये इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे चले, इसी का ही एक एग्जांपल है, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, एक एग्जांपल है डायनोफ्लैजिलेट्स, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। होता क्या, देखो डायनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली दे आर एक्वाटिक, ठीक है, ये एक्वाटिक है, और एक्वाटिक में भी मोस्टली आपको कहां पे मिलेंगे, ये मरीन वाटर में मिलेंगे, ठीक है, मोस्टली आपको कहां मिलेंगे, मरीन वाटर में मिलेंगे, और फ्यू कुछ कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ आपको फ्रेश वाटर में भी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ठीक है, जनरली ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास बड़े सारे टाइप्स के पिगमेंट है, इस ऑर्गेनिज्म के पास बड़े सारे अलग अलग कलर के पिगमेंट्स होते हैं, जैसे येलो कलर के पिगमेंट है, ग्रीन कलर के पिगमेंट है, ब्राउन कलर के, रेड कलर के, ब्लू कलर के, ऐसे बड़े सारे अलग अलग टाइप्स के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इस डायनोफ्लैजिलेट्स के पास। इसी डायनोफ्लैजिलेट्स का एक एग्जांपल है गोनैक्सुला करके, ठीक है, इसके पास रेड कलर का मोस्टली पिगमेंट होता है, ठीक है, इसके पास रेड कलर का पिगमेंट होता है अपना फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, दैट इज रेड टाइड। अब रेड टाइड क्या होता है, रेड टाइड एक ऐसा टाइम आता है जिसके वजह से, ये ऑर्गेनिज्म की वजह से पूरा का पूरा जो ओशन का फ्लोर है ना, वो रेड कलर का दिखने लगता है, ठीक है, वो जो ओशन का फ्लोर है वो पूरा का पूरा रेड कलर का दिखने के लिए लगता है। आप लोग गूगल करना, गूगल पे देखना, बहुत सारे इमेजेस है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पूरा जो ओशन का फ्लोर है वैसे कवर हो जाता है और वो रेड कलर का दिखता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये रेड टाइड कॉज करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, इसलिए याद रखना थोड़ा, कौन रेड टाइड कॉज करता है, इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें, हमारा थर्ड है दैट इज मेक्सोमाइटिस, ठीक है। मेक्सोमाइटिस में क्या है, सबसे पहला है दीज आर द फंगाई लाइक प्रोटिस्टा, ठीक है, ये ऐसे प्रोटिस्टा है जो कि मेनली किससे रिलेटेड है, क्लोजली किससे रिलेटेड है, फंगस से रिलेटेड है। और ऐसा ही माना जाता है, पता है कि इन्हीं प्रोटिस्टा से आगे चल के जो अपना प्लांट लाइक प्रोटिस्टा था, सही है, उसी से आगे चल के हमारे किंगडम प्लांटे ही बने, ठीक है, जो अपना एनिमल लाइक प्रोटिस्टा था, प्रोटोजोआंस, उसी से आगे चल के किंगडम एनिमिलिया बना, एवोल्यूशन हुआ, और इनसे आगे चल के फंगस का एवोल्यूशन हुआ, सही है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद दीज आर द फंगाई लाइक
प्रोटिस्टा, दे आर द सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या है? सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है। मैंने आप लोगों को बताया सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, दो टाइप का हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, एक होता है ऑटो अपना सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स और एक होते हैं होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक मतलब क्या होता है? जिनका डाइजेशन इंटरनल होता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेट होते हैं और हमारा डाइजेशन इंटरनली हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जितने भी डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो सबसे पहले वो क्या करेंगे, खाने के ऊपर गिराएंगे। ठीक है, उसको बाहर ही डाइजेस्ट करेंगे और जो भी वहां पे लिक्विड बना ना उसको सक कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। और ये ऑर्गेनिज्म ओनली सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। सही है। उसके बाद इनका जो सेल मास होता है बच्चों, ठीक है, इनका जो सेल मास होता है, मेनली इनके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं है, तो इनका जो सेल मास है, सेल मास है वो किससे बना हुआ है? प्लाज्मोडियम से बना हुआ है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वो बैक्टीरिया वाला नहीं है। ठीक है, वो मलेरिया का प्लाज्मोडियम नहीं है, ये मेनली एक बहुत ही टफ कवरिंग है। ठीक है, जो किससे बनी हुई है? प्लाज्मोडियम, और जिसके वजह से ये बहुत ही हार्श कंडीशन तक सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, बहुत ही हार्श कंडीशन सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में एक एग्जांपल है, दैट इज यूग्लेनॉइड का। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? ध्यान से देखो। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इनके अंदर सेल वॉल नहीं है, जैसे कि बात मैंने बताया, ये इसी का एग्जांपल है ना। ठीक है, मैक्सोमाइटिस का एग्जांपल है, इसीलिए इनके अंदर भी क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है? सेल वॉल नहीं है लेकिन इनके पास एक बहुत ही टफ कवरिंग है। ठीक है, इनके पास एक बहुत ही टफ कवरिंग है जो इनको बाकी चीजों से प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये कवरिंग बनी है, इस कवरिंग को हम लोग मेनली बोलते हैं दैट इज इट इज अ प्रोटीनेशियस पैलिसल। ठीक है, प्रोटीनेशियस पैलिसल। ठीक है, ये मेनली प्रोटीन की बनी है, इसकी है ये मेनली प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है। उसके बाद दे हैव द टू फ्लैजेला। ठीक है, इनके बॉडी के ऊपर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होते हैं? दे आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक है, अब मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? हम लोग ने ऑटोट्रॉफिक सुना है, हम लोग ने हेटेरोट्रॉफिक सुना है, अब ये मिक्सोट्रॉफिक क्या होता है? देखो, मिक्सोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनके पास मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस तभी करते हैं बच्चों जब सनलाइट हो। ठीक है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अगर सनलाइट मान लो नहीं है, ठीक है, अगर वो समझ लो सॉइल के अंदर चले गए, वहां पे उनको सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो वो हेटेरोट्रॉफिक बन जाएंगे, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मार के खाने लगेंगे। सोच रहे हो, समझ रहे हो? तो इनके पास ऑटोट्रॉपिक वाली भी एबिलिटी है, इनके पास हेटेरोट्रॉपिक वाली भी एबिलिटी है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दोनों करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक। और जनरली ये जो इग्लोनॉइड्स है ये जनरली क्या दिखाते हैं? मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। मतलब ये खाना अपना खुद से भी बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं और ये आगे चल के दूसरे छोटे छोटे बैक्टीरिया को भी खा के अपना गुजारा कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। इसके आगे जो तीन छोटे छोटे किंगडम है वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सही है, और जो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया वो तो हम लोग को ऑलरेडी अलग उसके लिए चैप्टर बनाए गए हैं। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है उसमें हम लोग एकदम डिटेल में आराम से किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मेनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किंगडम फंगाई के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ वायरस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा। सही है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों तक फैला दो ये वीडियो। जितने भी आपके दोस्त देख रहे हैं उन सबको बता दो कि इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे जेआर ट्यूटोरियल जेआर कॉलेज चैनल पे आ रहे हैं, तो सबको बता देना जरूर से। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।